नमस्ते और खूबसूरत हवा से भरे शहर शिकागो, इलिनॉय में आपका स्वागत है। आज हम एमट्रैक की एम्पायर बिल्डर ट्रेन से पश्चिम की ओर पोर्टलैंड, ओरेगन की कई दिनों की एक और रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। एम्पायर बिल्डर एमट्रैक की प्रमुख ट्रेनों में से एक है, जो 8 राज्यों में 2250 मील और 46 घंटे की यात्रा तय करती है। इस अद्भुत यात्रा में हम अनंत आकाश, हजारों मील फैले घास के मैदान, शानदार पहाड़ और घंटों तक बहती नदियों के दृश्य देखेंगे। और जाहिर है, हम ये सब अपने रूममेट की सीट से देखेंगे। तो मेरे साथ चलिए, जब हम एम्पायर बिल्डर में सवार होते हैं, जो अमेरिका भर में 2257 मील की एक अद्भुत यात्रा है। हमारी यात्रा शिकागो यूनियन स्टेशन से शुरू होती है, जो एमट्रैक का वेस्ट गेटवे है। यह विशाल स्टेशन हर साल 2.3 मिलियन एमट्रैक और 35 मिलियन मेट्रो यात्रियों को सेवा देता है और रोज 300 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन करता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, ग्रेट हॉल की स्वागत करती हुई बाहें हमारा अभिवादन करती हैं। आज इस हॉल को कार्यक्रम के लिए तैयार किया जा रहा है और सारी सीटिंग मुख्य मार्ग में प्रस्थान हॉल की ओर स्थानांतरित की गई है। आज हमारे स्लीपर टिकट के साथ हमें एमट्रैक के मेट्रोपॉलिटन लाउंज में प्रवेश मिलता है, जिसका प्रवेश द्वार ग्रेट हॉल के ठीक पास स्थित है। लाउंज में स्लीपर यात्रियों व एमट्रैक सेलेक्ट प्लस और कुछ एग्जीक्यूटिव रिवॉर्ड सदस्यों का प्रवेश निःशुल्क है। यात्री $35 में एक दिन का पास भी खरीद सकते हैं। अपना सामान साइड रूम में रखकर हम लाउंज की ओर बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार के सामने बार पर मुफ्त स्नैक्स और पीछे बिना अल्कोहल वाले मुफ्त पेय हैं। अभी नाश्ते का विकल्प है, बाद में ये सामान्य स्नैक्स में बदल जाते हैं। लाउंज में कुछ अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एक बिजनेस सेंटर, सामान रखने की जगह, शावर और बहुत सारी आरामदायक बैठने की व्यवस्था शामिल है। मुझे लगा कि इंतजार करने के लिए सबसे अच्छी जगह ऊपर है। वहां ज्यादा शांति है और अपना कॉफी बार भी है। स्लीपर टिकट से प्रायोरिटी बोर्डिंग मिलती है। लाउंज में लाइन के बाद हमें ट्रैक 19 पर ट्रेन के लिए बाहर जाने दिया जाता है। हम कंडक्टर से चेक इन करते हैं और ट्रेन के पीछे भेजे जाते हैं। स्लीपर अटेंडेंट स्वागत करते हैं। हम ऊपर कमरे नंबर 4 में जाते हैं, जो अगले 2 दिन हमारा घर रहेगा। बोर्डिंग के बाद ट्रेन नंबर 7 शिकागो से चलती है। हम शिकागो से उत्तर जाएंगे, मिलवॉकी होकर पश्चिम मुड़ेंगे और मिनियापोलिस की ओर सूर्यास्त के समय बढ़ेंगे। दूसरा दिन नॉर्थ डिकोटा के बीच शुरू होता है। चारों ओर मीलों तक सिर्फ अमेरिकी घास के मैदान दिखते हैं। मीलों तक फैलते खेतों में नॉर्थ डिकोटा और मोंटाना की सीमा खो सी जाती है। ताजा हवा लेने के लिए एक ब्रेक और हैबर शहर दिन की एक रास्ता तोड़ देते हैं। एम्पायर बिल्डर ट्रेन जैसे ही सूर्यास्त शुरू होता है, रॉकी पर्वतों तक पहुंचती है। हम कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर चढ़ते हैं और ग्लेशियर नेशनल पार्क से निकलते हैं। बाहर सिर्फ अंधेरा होता है। स्पोकन में हम सियाटल वाले हिस्से से अलग होते हैं और हमारा पोर्टलैंड वाला हिस्सा ओरेगन की ओर दक्षिण मुड़ जाता है। तीसरे दिन दक्षिणी वॉशिंगटन में हमारी ट्रेन पास्को के रास्ते कोलंबिया नदी से होकर तट की ओर जाती है और फिर पोर्टलैंड यूनियन स्टेशन की ओर बढ़ती है। हम अपनी यात्रा में कुल 2257 मील और 8 राज्यों को पार करेंगे, जिसमें यात्रा का समय 46 घंटे और 12 मिनट होगा। जैसे ही हम शिकागो को पीछे छोड़ते हैं, शहरी केंद्र फैले हुए उपनगरों में बदल जाता है और शहर का दृश्य अब हमारे पीछे क्षितिज के पार गायब हो जाता है। उत्तरी इलिनॉय और दक्षिणी विस्कॉन्सिन का नजारा कुछ खास नहीं है। खिड़की के बाहर औद्योगिक क्षेत्र, खेत और जंगल प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर कोई जीत नहीं रहा। मिलवॉकी के रास्ते में सचमुच दिलचस्प एकमात्र जगह फॉक्सकॉन विस्कॉन्सिन ग्लोब है।
जो फॉक्सकॉन की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पावर का केंद्रीय कमांड सेंटर है। दृश्यों की कमी हमें अपनी कार देखने का अच्छा मौका देती है। हम आज बॉम्बार्डियर द्वारा 90 के दशक की शुरुआत में बनाए गए एमट्रैक सुपरलाइनर 2 में यात्रा कर रहे हैं। हमारी कार का आगे का हिस्सा 10 रूममेट्स के लिए है, जबकि पीछे की तरफ 5 बेडरूम हैं। बेडरूम पूरे चौड़ाई वाले स्वीट्स होते हैं, जिनमें ज्यादा जगह, पूरी चौड़ाई वाला सोफा और सबसे महत्वपूर्ण एक अटैच्ड बाथरूम और शावर होता है। ये निश्चित रूप से हमारे रूममेट से ज्यादा महंगे हैं, लेकिन आरामदायक रहने और देश का आनंद लेने का बेहतरीन तरीका है। ऊपरी स्तर के दोनों हिस्सों के बीच ड्रिंक स्टेशन है। सफर में पानी मुफ्त और सुबह कॉफी मिलती है। और मैं बस एक पल लेना चाहता हूं हमारे शानदार कार अटेंडेंट लिन को धन्यवाद देने के लिए, जिन्होंने यहां वहां कुछ सजावटें जोड़कर हमारी कार को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसा नहीं बल्कि घर जैसा महसूस कराया। खुश रहने के कई कारण हैं और ट्रांसकॉन्टिनेंटल एमट्रैक यात्रा उनमें से एक है। ड्रिंक स्टेशन के सामने ऊपर का बाथरूम है। यह एक छोटा सा साधारण सा सुविधा स्थल है, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान साफ सुथरा रखा जाता है और इसमें रंग का तड़का हमारी शानदार लिन द्वारा लगाया गया है। 4 और रूममेट्स निचले स्तर पर स्थित हैं। वहीं सामान रखने की जगह, फैमिली और एक्सेसिबल बेडरूम, 3 और बाथरूम और शावर भी वहीं हैं। फैमिली बेडरूम में 2 बच्चों और 2 वयस्कों के लिए जगह है, पर बाथरूम या शावर नहीं है। एक्सेसिबल बेडरूम में एक तरफ रूममेट सेटअप और दूसरी तरफ विकलांग यात्रियों के लिए ओपन प्लान बाथरूम है। चाहे आप अकेले यात्रा करने वाले हों या परिवार के साथ रेल यात्रा पर जाना चाहते हों, हर किसी के लिए एक विकल्प मौजूद है। हम कमरे में लौटते हैं। ट्रेन मिल्वॉकी की ओर मुड़ने वाले मोड़ पर धीमी हो जाती है। मिल्वॉकी में ट्रेन रुकती है, पर यात्री नहीं उतर सकते। ट्रेन की आखिरी बोगी में होने के 2 खास फायदे हैं। पहला, हम इंजन से दूर हैं, जिससे रात को बेहतर नींद आती है। दूसरा, हमें पीछे की खिड़की से शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। अभी तो नजारे बहुत शानदार नहीं है, लेकिन ये अतिरिक्त एंगल कल देर शाम और तीसरे दिन जब हम पोर्टलैंड की ओर बढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा। सूरज ढलने लगता है तो सफेद बादल जल्दी ही सुनहरे नारंगी रंग में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि अब डिनर का समय हो गया है। एमट्रैक की डाइनिंग कार में सामुदायिक बैठने की व्यवस्था होती है, तो आप कुछ नए दोस्तों से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। यात्रा शुरू हो गई है। माहौल उत्साहित है। पास के बूथ से जैज संगीत बज रहा है। डिनर 3 कोर्स का होता है। 2 एपेटाइजर, 4 मुख्य व्यंजन और 2 डेजर्ट से 16 भोजन संयोजन बनते हैं। रात के खाने में मैंने सलाद, सैल्मन और चीज केक चुना। रात का खाना गरम रोल और ड्रिंक से शुरू होता है। रात के खाने पर यात्रियों को एक अल्कोहलिक ड्रिंक मिलती है, जबकि बिना अल्कोहल ड्रिंक हर खाने में मुफ्त और अनलिमिटेड हैं। स्टार्टर सलाद आम है, पर कुछ हरी सब्जियां अच्छी लगती हैं। मुख्य भोजन है अटलांटिक सैल्मन मछली, लॉबस्टर सॉस के साथ। सैल्मन फिले बड़ा है, साथ में ब्राउन राइस, क्विनोआ, एडामामे और हमेशा की तरह एमट्रैक की हरी बीन्स, गाजर हैं। मैं आमतौर पर सीफूड नहीं खाता, इसलिए शायद मैं सैल्मन को परखने के लिए सबसे सही व्यक्ति नहीं हूं। यह अच्छी तरह से तैयार किया हुआ लग रहा था और आमतौर पर एमट्रैक के मेन्यू में सबसे लोकप्रिय आइटम्स में से एक है, लेकिन मेरे स्वाद के हिसाब से यह थोड़ा ज्यादा मछली जैसा था। चावल और क्विनोआ का मिश्रण हैरान करने वाली मात्रा में तीखा था और हरी बीन्स और गाजर बस वही थीं जैसी वे होती हैं। कुल मिलाकर यह एक हल्का और पेट भरने वाला मुख्य व्यंजन है, जो समुद्री भोजन पसंद करने वालों के लिए एकदम सही विकल्प है। और आखिर में मिठाई। आप दोनों में से किसी भी विकल्प के साथ गलत नहीं हो सकते। चीज केक मीठे खट्टे स्वाद का मिश्रण है, जिस पर सफेद चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सिरप है।
अगले 2 दिनों में सभी भोजन में डिनर स्लीपर यात्रियों के लिए शामिल है, लेकिन कोच यात्री भी पारंपरिक डाइनिंग का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए शुल्क देना होगा। नाश्ते की कीमत 20, दोपहर के खाने की 25 और डिनर की $45 है। आरक्षण के समय पूरे दिन बताए जाते हैं। जैसे ही हम अपना चीज केक खाते हैं, हम ला क्रॉस से गुजरते हैं और मिसिसिपी नदी तक पहुंचते हैं। देर शाम का सूरज पानी और आसमान दोनों पर शानदार रंग बिखेर देता है, जो दिन को खत्म करने का एक खूबसूरत तरीका है। नदी के दृश्य अभी बाकी हैं। ऑब्जर्वेशन कार में सीट लेकर हम सांझ को मिसिसिपी किनारे यात्रा करते हैं। अंधेरा होते ही एम्पायर बिल्डर विनोना मिनेसोटा पहुंचता है, जहां हमें पहली बार ताजी हवा में निकलने का मौका मिलता है। यहां हमारी ट्रेन और पहले दिन की बुझती रोशनी के अलावा देखने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ताजी हवा लेना हमेशा अच्छा लगता है। जैसे जैसे रोशनी कम होती है, सोने का समय आ जाता है। सोने से पहले मैं शावर ले सकता हूं। सुपर लाइनर 2 शावर की तरह कमरा 2 हिस्सों में बटा है। एक ओर कपड़े बदलने की जगह, दूसरी ओर शावर स्टॉल। ड्राई साइड में कपड़े बदलने की जगह, कूड़ेदान और लिनन बैग है। शावर स्टॉल की ओर मुड़ते ही एक और छोटा काम का इंतजाम दिखता है। पानी का प्रेशर हैरान करने वाला ज्यादा है और उसका तापमान नियंत्रण भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह पूरी तरह सही नहीं, पर चल जाएगा। हमारे कमरे को रात के लिए तैयार कर दिया गया था। नीचे वाला बंक सपनों की दुनिया के लिए तैयार था। हर रूममेट में नीचे का बंक करीब 6.5 फीट लंबा होता है, जो मेरी 6 फीट 3 इंच हाइट के लिए कम पड़ता है। यह आरामदायक है। तकिया, गद्दा, टॉपर और बिस्तर बंक को पूरा करते हैं। 2 यात्रियों के लिए ऊपर बंक छत से नीचे खुलता है। ऊपर वाले बंक पर चढ़ना थोड़ा जिम्नास्टिक जैसा लगता है, लेकिन यह संभालना आसान है। बंक उतनी ही लंबाई का है, जिसमें नेट और सामान रखने की पॉकेट है। एक रीडिंग लाइट दीवार पर है और सेफ्टी नेट छत में लगाई गई है। ऊपर रहना अच्छा है, पर मुझे नीचे बंक ज्यादा पसंद है। कंबल में जाते ही पहले दिन लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले दिन उठते ही हमें ग्रे आसमान और विशाल मैदान दिखते हैं। सुबह 7:30 बजे हमारी ट्रेन पूरी तरह नॉर्थ डिकोटा में है। डाइनिंग कार जाते हुए हम नाश्ते के लिए बैठते हैं। नाश्ता सुबह 6:30 से 9:30 तक पहले आओ पहले पाओ के अनुसार मिलेगा। एमट्रैक की पारंपरिक डाइनिंग सेवा में 5 नाश्ते विकल्प हैं। मैंने ब्रेकफास्ट केसाडिला चुना। दिन की शुरुआत कॉफी और संतरे के जूस से होती है। ब्रेकफास्ट केसाडिला साल्सा आलू और बेकन के साथ परोसा गया। केसाडिला कुरकुरी है, जिसमें अंडे, चीज और शिमला मिर्च भरी हुई है। आलू अच्छे से मसालेदार हैं और बेकन स्वादिष्ट है, लेकिन उतनी कुरकुरी नहीं है जितनी मुझे पसंद आती। लेकिन ये एक छोटी सी शिकायत है, और कुल मिलाकर ये एक शानदार नाश्ता है। शांत कस्बे पार करते हुए हम जल्द ही माइनोट पहुंचते हैं, जहां दूसरे दिन पहली बार ताजी हवा लेने के लिए रुकते हैं। नॉर्थ डिकोटा में ठंडी सुबह है। ऊपर बादलों से हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
माइनोट। ठीक वैसे ही जैसे एम्पायर बिल्डर के रास्ते में आने वाले कई कस्बे एक रेलवे टाउन है और एक गुजरती हुई मालगाड़ी हमें उस इतिहास की याद दिलाती है। छोटे आकार के बावजूद माइनोट स्टेशन बहुत स्वागतपूर्ण है। गहरे लकड़ी के रंग और शानदार लाइटिंग इसे इंतजार के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं। हम यहां अपनी ट्रेन को करीब से देखने आए हैं। सामने एमट्रैक के नए रंग रोगन किए गए फेज 7 सुपर लाइनरों में से एक रंगा गया है। फेज 7 धीरे धीरे बेड़े में लागू हो रहा है। सुपर लाइनर को सबसे बाद में नया रंग मिल रहा है। नए रंगों में रंगों की चौड़ी पट्टियां, कोच के प्रकार का उल्लेख और एक नया नाम शामिल है। एमट्रैक सेवा स्तर को भी दर्शाता है, जिसमें कोच के लिए हरा, बिजनेस के लिए नीला और फर्स्ट क्लास के लिए लाल रंग है। हालांकि हमारे रूम टूर में मुझे नहीं लगता ये कोच फर्स्ट क्लास स्लीपर कहलाने लायक है। इसका पेंट नया है, लेकिन यह अभी भी पुरानी कोच है और इसमें कुछ समस्याएं हैं। क्रू और यात्रियों के अनुसार कोच के टॉयलेट्स ने काम करना बंद कर दिया है। माइनोट में मेंटेनेंस टीम समस्या ठीक कर रही है, जिससे हमें प्लेटफॉर्म पर कुछ और मिनट मिल गए हैं। अब हमारी ट्रेन लेट हो गई है और मेंटेनेंस टीम समस्या को ठीक नहीं कर पाई है, इसलिए हमें वापस ट्रेन में बुला लिया गया है ताकि हम पश्चिम की ओर यात्रा जारी रख सकें। मौसम ठंडा है, लेकिन ड्रिंक स्टेशन की गर्म कॉफी हमारी सुबह के लिए बिल्कुल सही है। जहां तक नजर जाती है खेत ही खेत हैं। अब वक्त है अपनी सुपर लाइनर रूमेट को देखने का। रूमेट एमट्रैक की सबसे छोटी व सस्ती स्लीपिंग व्यवस्था है। 6 और आधा बाय 3 और आधा फुट का कमरा, 2 बंक, 2 सीट और 2 वयस्कों के लिए काफी है, लेकिन 2 लोगों के साथ यह तंग लगता है। दिन में रूमेट्स में 2 आरामदायक कुर्सियां होती हैं। हर एक को सीट के नीचे लगे बार या साइड में लगे लीवर की मदद से पीछे झुकाया जा सकता है या बिस्तर में बदला जा सकता है। हर सीट के साथ एक तकिया आता है जो काफी आरामदायक है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर जरूरत हो तो आप और भी मांग सकते हैं। सीटों के बीच में 2 मुफ्त पानी की बोतलों के लिए कप होल्डर, ट्रे टेबल और सुरक्षा जानकारी कार्ड है। पीछे वाली सीट में एक रीडिंग लाइट, कमरे का तापमान नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल्स और एकमात्र पावर आउटलेट है। आगे वाली सीट में अपनी खुद की रीडिंग लाइट, पीए सिस्टम के वॉल्यूम कंट्रोल और अटेंडेंट कॉल बटन है। हर छोटे स्लीपर केबिन में सीमित स्टोरेज है। पीछे सीट के पास छोटा कार्गो होल्ड और सीढ़ियों के बीच छोटे बैग्स के लिए थोड़ा फ्लोर स्पेस है। स्टोरेज स्पेस के ऊपर 2 कोट हैंगर और ऊपर की अलमारियों में फ्री टॉवल्स रखे हैं। यहां यात्रा करना आरामदायक है, लेकिन हमारा कमरा पुराना लग रहा है। दीवार से लगी कारपेट पीली हो गई है और ऊपर वाले बर्थ से उसमें खरोंच व लिखावट है। और फिर पीछे वाली सीट का हेडरेस्ट है, जिसे सचमुच टेप से बांध कर रखा गया है। मानता हूं, यह सार्वजनिक परिवहन है, लेकिन जब आप एक टिकट के लिए करीब $1000 दे रहे हैं, तो आप ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। अगर आप ज्यादा रोशनी और सार्वजनिक जगह पर रहना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वेशन लाउंज कार आपके लिए है। यह आधे हिस्से में तिरछी सीटें हैं और बाकी हिस्से में टेबल्स हैं। साथ में विशाल पैनोरामिक खिड़कियां भी हैं, जो समय बिताने के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप लाउंज कार में स्नैक या ड्रिंक ले जाना चाहते हैं, तो नीचे कैफे जाएं। यहाँ आपको चिप्स और कैंडी से लेकर बियर, वाइन और पूरी तरह के खाने के विकल्प तक सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, कोई एमट्रैक यात्रा पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती और यहाँ विलिस्टन में हमें फिर अपूर्णता दिखती है। लोकोमोटिव्स के बीच ब्रेक होज कट गया था। जब तक क्रू इसे ठीक नहीं करता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्रू ने कहा कि हमें ट्रेन से उतरकर ताजी हवा लेने की अनुमति है, पर कब होगा पता नहीं। ठंड है, बारिश हो रही है, आसमान ग्रे है,
ताजी हवा का ब्रेक नहीं लेना चाहेंगे। पास में एक पुराना स्टीम इंजन है जिसका आनंद ले सकते हैं। और सबसे छोटा, सबसे बेकार प्लेटफॉर्म जो मैंने कभी देखा है। वेलिस्टन में 15 मिनट रुकने के बाद हम फिर चल पड़े हैं और दोपहर के खाने के लिए डाइनिंग कार जा रहे हैं। दोपहर के खाने में बेक डालू चिली बाउल है। वेजन चिली की भरपूर सर्विंग, ऊपर से स्कैलियंस, चीज और बेकन डाला गया है और कहीं नीचे एक बेक डालू छुपा हुआ है। यह बहुत ही पेट भरने वाला लंच है और हमारे एक्स्ट्रा ताजी हवा के ब्रेक के बाद हमें गर्म रखने का एक बेहतरीन तरीका है। और डेजर्ट में एक ब्राउनी। मैंने बटर केक के बारे में पूछा था, लेकिन उनके पास नहीं था, तो ब्राउनी ही सही। ये डबल चॉकलेट का मजा है, जिसमें गहरे चॉकलेट के टुकड़े घने ब्राउनी के बीच में हैं। निश्चित रूप से यह एक शानदार चुनाव है। नॉर्थ डिकोटा को आमतौर पर सपाट माना जाता है, लेकिन क्षितिज पर कुछ भौगोलिक विविधता दिखती है। हमारे और उसके बीच एक किला है। फोर्ट यूनियन ट्रेडिंग पोस्ट ऊपरी मिसौरी नदी पर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक चौकी का आंशिक पुनर्निर्माण है, जो 1829 से 1867 तक खुला रहा। हमारी खिड़की के बाहर सपाट खेत और कभी-कभी आने वाली पहाड़ियां एक दूसरे की जगह लेती रहती हैं। और जैसे ही हम मोंटाना पहुंचते हैं, घने बादल छटकर आंशिक रूप से साफ आसमान दिखने लगता है। हम अगले 13 घंटे मोंटाना में रहेंगे और भले ही इसका ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही दिखता है, लेकिन आखिरी कुछ घंटे पूरे देश में सबसे शानदार हैं। अगर हम मालगाड़ी का इंतजार न करें तो ये एमट्रैक नहीं है। मिसौरी नदी मोंटाना के अंदरूनी हिस्से में दिलचस्प नजारे पेश करती है। अपने रास्ते पर वो ऐसे घूमती है जैसे रेगिस्तान की रेत पर सांप रेंगता हो। हेवर, मोंटाना अगला स्टेशन है जहां हम पहुंचते हैं। असली मजा प्लेटफॉर्म के सामने है। यह है ग्रेट नॉर्दर्न 2584, एक बाल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स 484 लोकोमोटिव। ग्रेट नॉर्दर्न S2 क्लास की 14 लोकोमोटिव्स ग्रेट नॉर्दर्न के बेड़े की सबसे बड़ी और तेज थीं, जिन्हें ओरिएंटल लिमिटेड और ओरिजिनल एम्पायर बिल्डर जैसी लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों के लिए बनाया गया था। 2584 S2S की आखिरी बची हुई मिसाल है, लेकिन ये एम्पायर बिल्डर के साथ गर्व से खड़ी है, उस साम्राज्य के साथ जिसे बनाने में इसने मदद की थी। हेवर से निकलने से पहले मैं ट्रैविस राइजन को ड्रोन शॉट्स के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्रैविस का चैनल कनाडा के एयर, रेल और ट्रैवल स्पॉट्स कवर करता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसे जरूर सुझाता हूँ। लिंक ऊपर दाईं ओर और डिस्क्रिप्शन में है। जैसे जैसे दिन के आखिरी घंटे आ रहे हैं, अब समय है कि लाउंज कार में एक सीट लें, एक ड्रिंक लें और पीछे बैठकर बाहर का नजारा या उसकी कमी को गुजरते हुए देखें।
जैसे जैसे दिन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, एक बार फिर डिनर का समय आ गया है। कल रात सैल्मन अच्छा था, लेकिन मुझे फिर से एमट्रैक फ्लैट आयरन स्टेक लेना पड़ा। हमारा स्टेक ऑर्डर के अनुसार पकता है, साथ में मैश आलू, हरी बीन्स व गाजर मिलती हैं। एमट्रैक पर स्टेक मेरी सबसे पसंदीदा डिश है। ये हमेशा सही बनता है और पोर्ट वाइन सॉस कमाल की है। हाँ, साइड डिशेस आम है, पर मीट और आलू कहावत यूं ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और डेजर्ट में चॉकलेट स्पून केक। स्पून केक तो जी भरकर लुत्फ उठाने का सबक है। रिच, डेंस और अविश्वसनीय रूप से चॉकलेटी, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन एमट्रैक में सफर करते समय हमेशा इसके लायक होता है। ऑब्जर्वेशन कार में लौटते समय सूरज ढलने लगा, लेकिन वह मोंटाना के ऊपर एक शानदार नजारे की भूमिका बांध रहा है। और क्षितिज के साथ साथ बादल गहरे हो जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से नहीं, इस बार ये धरती है जो आसमान तक ऊंची उठ रही है। ये है रॉकी पर्वत। दुर्भाग्यवश हमारी देरी के कारण हम दिन की रोशनी फीकी होने से पहले सिर्फ पहाड़ों की पहली झलक देख पाएंगे, लेकिन ये नजारा देखने लायक है। एम्पायर बिल्डर जैसे ही रॉकी पर्वतों से गुजरती है, एक एक चोटी पीछे छूटती जाती है। ये भले ही मई का मध्य रहा हो जब ये फिल्माया गया था, लेकिन पेड़ों पर अभी भी हाल ही में आई बर्फीली आंधी की थोड़ी बर्फ जमी हुई है। चोटियां परछाइयों में ढलती हैं और जल्दी ही सोने का समय आता है। कंबल के नीचे लौटे ही दूसरे दिन अब बत्ती बंद करने का वक्त है। सुबह पूर्वी वॉशिंगटन में हमारा स्वागत करती है। कल का बादलों भरा आसमान अब सुंदर बिखरे बादलों और ऊपर चढ़े सूरज में बदल गया है। नाश्ते से पहले एम्पायर बिल्डर पास को वॉशिंगटन में रुकती है, जो तीसरे दिन ताजी हवा लेने का हमारा पहला और एकमात्र विराम है। सुबह की ताजी हवा वॉशिंगटन में हमारा स्वागत करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर हम एक छोटी ट्रेन देख लेते हैं। सुबह करीब 3 बजे हम स्पोकेन पहुंचे, जहां एम्पायर बिल्डर सिएटल और पोर्टलैंड वाले हिस्सों में बट गईं। सिएटल लेग ट्रेन 7 ने डाइनिंग कार, आगे की कोच और 4 में से 3 स्लीपर अपने पास रखे। पोर्टलैंड लेग के पास ऑब्जर्वेशन लाउंज, 2 कोच और हमारा एकमात्र स्लीपर था। मैं विभाजन देखना चाहता था, लेकिन देरी और सुबह के ठहराव के कारण वह होते वक्त मैं सो रहा था। पास्को से निकलते हुए अब नाश्ता करेंगे। सिएटल लेग पर डाइनिंग कार के कारण नाश्ता दिलचस्प अनुभव है। कल के ताजे बने नाश्ते की बजाय आज हमें कैफे से कुछ चीजें मुफ्त में चुनने की अनुमति है। स्लीपर यात्रियों को नाश्ते में सैंडविच या एग बाइट्स, कॉफी केक या मफिन,
और एक ड्रिंक में से चुनने दिया जाता है। मैंने सैंडविच, कॉफी केक और कॉफी ली। यह नाश्ते के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं है जितना कि कल हमने एक साडिला खाया था। रॉकीज एम्पायर बिल्डर यात्रा के प्रसिद्ध हिस्से की तरह इस सफर का अनसुना हीरो कोलंबिया नदी है। अगले 3 घंटे 30 मिनट तक हम इसके किनारे रहेंगे। पोर्टलैंड तक के पूरे रास्ते नजारों का आनंद लेंगे। और इसी रास्ते पर वो पिछली खिड़की शानदार अंदाज में काम आती है। पूरब का सूरज, खुली नदी और आसपास की पहाड़ियां शानदार नजारे पेश करती हैं। करीब 1 मील दूर दूसरे किनारे की चट्टानें शांत दिखती हैं। जब तक आप I-84 पर एक ट्रक को जाते हुए नहीं देख लेते, तब तक ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही नजरिए में आ जाता है। ये चट्टानें बहुत विशाल हैं। रॉकीज जरूर प्रभावशाली हैं, लेकिन हमें पश्चिमी तट पर पहुंचने से पहले एक और पर्वत श्रृंखला पार करनी है, कैस्केड्स। माउंट हुड इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी कई मीलों तक सबसे प्रमुख है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। 11,000 फीट ऊंचा ये पर्वत कई मीलों दूर से दिखाई देता है। कास्केड्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और जल्द ही हम उपनगरों में पहुंच जाते हैं। पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पहला संकेत है कि हम अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। अब हमें सिर्फ वैंकूवर और पोर्टलैंड जाना है, लेकिन एम्पायर बिल्डर के पास एक आखिरी चाल बची है। इस इलाके में रेल यातायात की भीड़ के कारण हमें उल्टा चलते हुए वैंकूवर में प्रवेश करना होगा और फिर पूरे रास्ते पीछे की ओर पोर्टलैंड तक जाना होगा। ट्रेन की आखिरी बोगी में होने से हमें यह शानदार मूव सबसे अच्छी जगह से दिख रहा है। उस पर गाड़ियां हैं। हम कोलंबिया और विलामेट नदियां पार कर पूर्व की ओर नॉर्थ पोर्टलैंड के औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं।
करीब 10 मील रिवर्स यात्रा के बाद पोर्टलैंड यूनियन स्टेशन दिखता है, जहां लाइन के आखिर में घड़ी का टावर हमारा स्वागत करता है। अब जब हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो हम अपने बैग उठा सकते हैं और ओरेगन में उतर सकते हैं। क्या शानदार सफर रहा है। 2200 मील, 46 घंटे की यात्रा, और इन सब के बाद भी हम किसी तरह समय पर पहुंच गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। अगले हफ्ते हम न्यूयॉर्क सिटी से न्यू जर्सी ट्रांजिट की नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर लाइन से ट्रेंटन न्यू जर्सी दक्षिण जाएंगे। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं सच में चाहूंगा कि आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये पूरी तरह से मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ। आप सब बेहतरीन हैं और आपकी उदारता के लिए मैं आभारी हूँ। अगर आप भी अपना नाम वीडियो में देखना चाहते हैं या चैनल को और भी तरीकों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।